नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि नर्सिंग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को इतना सिंपल और अट्रैक्टिव बनाया है ताकि आपको हर लाइन से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आए। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर इसको डिस्कस कीजिएगा हमारे साथ। हमारी टीम हमेशा आपके साथ बनी हुई है और आपका बिल्कुल समय ज़ाया न करते हुए हम इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन में लिखा है कि ऑक्सीजन पेशेंट को देने का मेथड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। मीन्स पेशेंट को ऑक्सीजन देना ही ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसका मतलब है। इसके आगे आप देखिए इम्पोर्टेंट नोट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है। हमने इसको सीधा लैंग्वेज बना करके डाला है। यह नर्स का राइट नहीं है। मीन्स एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट को हाइपोक्सिया है और नर्स क्या करेगी, नर्स क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है? तो इसका आंसर बिल्कुल गलत, क्योंकि यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर की प्रेजेंस में आपको डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करना है पेशेंट की हाइपोक्सिक कंडीशन के बारे में। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसी में एक और क्वेश्चन बन के आता है कि जब डॉक्टर ना हो तब आप क्या करेंगे? तब आप मिनिमल फ्लो पर ही ऑक्सीजन दे सकते हैं, बीइंग एज ए स्टाफ नर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यह इस नर्स का राइट नहीं है। मीन्स नर्स अकेले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती इन हायर सेटिंग्स। ठीक है, जो भी टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें नर्स ये नहीं कर सकती। हाँ, यदि प्राइमरी लेवल पर कोई पेशेंट हाइपोक्सिक है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है और यदि वहाँ पर ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल है तो नर्स इसको मिनिमल फ्लो पर ऑक्सीजन दे सकती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, जो आप जानते ही हैं कि आपने नर्सिंग केयर प्लान्स काफ़ी पढ़े होंगे, बनाए होंगे। तो उसी में देखते हैं सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइंट का क्या कंडीशन है, कितना सीवियर हाइपोक्सिया है, वो सब हमें देखना होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को ऑब्जर्व करना। किस लिए ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को? हाइपोक्सिया के लिए। और हाइपोक्सिया में दो सिम्टम्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, रेस्टलेसनेस एंड साइनोसिस। मीन्स हमें पेशेंट में क्या देखना होगा? रेस्टलेसनेस और साइनोसिस, ये दो सिम्टम्स देखने होंगे। अब हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट आस्क्ड इन एम्स रायपुर 2018। ये क्वेश्चन एम्स रायपुर 2018 में पूछा गया है। व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक पेशेंट है जिसको हाइपोक्सिया कंडीशन है और उसमें हाइपोक्सिया का सबसे अर्ली इंडिकेटर क्या होगा, जो नर्स असेस कर सकती है, सबसे पहले समझ जाएगी कि इसमें हाइपोक्सिया हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक भी बता दूं कि आपको इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्ली इंडिकेटर, सबसे पहली चीज़ ये टर्म उठाइए। फिर लिखा हुआ है हाइपोक्सिया, तो समझ में आ गया कि हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर हमें पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइनोसिस, जी साइनोसिस इसका इंडिकेटर होता है। रेस्टलेसनेस, ये भी इंडिकेटर होता है। नॉइजी रेस्पिरेशन, ये भी होता है। डी ब्रेडिकार्डिया, ये भी होता है। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शन हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि अर्ली इंडिकेटर पूछा है, इंडिकेटर नहीं पूछा। तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो इसके लिए मैंने एक निमोइक बनाया है हाइपोक्सिया के सिम्टम्स का। देखिए, उसको देख करके आप ज़रूर याद कर सकते हैं इसको और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं हम हमारा निमोइक। तो एक ऊपर वाली लैंग्वेज देखिए, अर्ली रैट इज़ लेट टू बेड। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि एक चूहा है जो जल्दी से कहाँ चला जाता है? बेड पर चूहा कैसे होता है? जल्दी में, लेकिन बेड पर जाने में वो धीरे हो जाता है क्योंकि बेड काफ़ी हाइट पर रहता है तो वो जल्दी से चढ़ नहीं पाता। इस हिसाब से आप याद करिएगा तो आप जल्दी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम अर्ली रेट मीन्स ये कैसे साइन है? अर्ली साइंस रहेंगे जो है रेट से याद कर सकते हैं आप। आर का मतलब रेस्टलेसनेस, यह सबसे अर्ली इंडिकेटर होता है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आंसर यहीं से मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट।
तो इसका आंसर जाएगा आपका रेस्टलेसनेस। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं एंग्जाइटी भी इसमें देखने को मिलेगी, और टी में दो आते हैं, टेकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाएगी, एंड टेकिपनिया मीन्स रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो बचे हुए हैं बेड BED, ये रहेंगे लेट साइंस, क्योंकि पेशेंट को हमने इस टाइम ट्रीट नहीं किया जब अर्ली साइन आए थे। तो पेशेंट का यदि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट को हाइपोक्सिक कंडीशन में काफ़ी देर हो चुकी है। तो बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया, जो इधर टेकीकार्डिया था वो इधर बढ़ के हो गया ब्रेडिकार्डिया। और अगला एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस जो थी वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और डी जो लिखा है उसका मतलब होगा डिस्निया। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, रेट का मतलब और बेड का मतलब, इससे आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन 3 मंथ बेबी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एम्स भुवनेश्वर 2016 में, 2016 की भर्ती एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका लैंग्वेज है कि 3 महीने का बच्चा है उसका हाइपोक्सिया का साइन क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है, ध्यान रखिएगा। एक्सेसिव स्लीपिंग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा इतना अधिक सो रहा और हाइपोक्सिक कंडीशन में, सब कोई रेस्टलेस हो जाते हैं। एक्सेसिव क्राइंग, हाँ ये थोड़ा हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक हाइपोक्सिया का साइन हो ये ज़रूरी नहीं है। फीडिंग डिफ़िकल्टी ये देखने को मिलती है हाइपोक्सिया में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है टेकिपनिया। ठीक है, टेकिपनिया हमें इसको पेशेंट में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जाएगा टेकिपनिया, जो मैंने यहाँ भी बताया था। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट। क्वेश्चन समझिएगा, लेट साइन पूछा अब की बार हाइपोक्सिया का, किसमें, कॉन्शियस पेशेंट में। कॉन्शियस पेशेंट में हाइपोक्सिया का लेट साइन क्या है, ये जिपमेर 2014 में पूछा गया है, जिसका ऑप्शंस आप देखिए, साइनोसिस, ये आपने पता है कि साइन होता है इसका, रेस्टलेसनेस ये भी साइन होता है, नोइजी रेस्पिरेशन, हाँ जी ये साइन होता है, बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है, ब्रेडिकार्डिया ये भी लेट साइन ही है। अब पूछा है, मैंने बताया आपको कि ये लेट साइन था, ठीक है, रेस्टलेसनेस अर्ली साइन था, नोइजी रेस्पिरेशन भी एक साइन है, बट साइनोसिस जो है वो लेट साइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कॉन्शियस पेशेंट में। कॉन्शियस पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो साइनोसिस ही होता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट लेट साइन होता है जो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि साइनोसिस यहाँ पर ये आंसर जाएगा। लैंग्वेज का अंतर है और थोड़ा आपका जो समझने का तरीका है वो भी आपको वहाँ पर यूज़ करना होता है। एग्ज़ाम में बैठने पर थोड़ा सा कॉन्शियस होना ज़रूरी रहता है। कई बार हमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है और हम कोई भी क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, सही कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो फिर हमें काफ़ी दुख होता है। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगला देखते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ असेसमेंट। आपने पहला देखा असेसमेंट का मेथड जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें आपने पेशेंट को ना टच किया ना और कुछ, केवल बस ऑब्जर्व किया है। इस मेथड में हम नॉन इन्वेजिव मेथड को यूज़ करेंगे, जिसमें हमें क्या करना होता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन का चेक करना होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है, ये जैसे हीमोग्लोबिन है, सपोज कीजिए हमारे पास 100 हीमोग्लोबिन है और उसमें से हमारे 95 जुड़ गए, तो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड, 5 है वो फ्री घूम रहे हैं, मीन्स 95% यहाँ पर SpO2 होगा। यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन सपोज कीजिएगा 13 ml/dl है, तो उसका SpO2 लेवल ऑब्वियसली इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज़ कई बार क्वेश्चन आता है कि एक हीमोग्लोबिन दे रखा है आपको पेशेंट का, ठीक है, इतना लेवल है, ठीक है 14 है, और आप उसका SpO2% कितना होगा, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो बता दूँ ऐसा कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है कि HB है वो HB के अमाउंट पे, मीन्स HB लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी बाइंड हो रही है। सपोज कीजिए यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7 है और
ऑक्सीजन फिर भी 100% हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो इस नोट्स में मैंने लिखना भूल गया था। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो SpO2 पर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, किससे हम नापते हैं इसको? पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। तो हाँ, हम याद है कि पल्स ऑक्सीमीटर से इसको मेजर करते हैं। नॉर्मल SpO2 या सेचुरेशन वैल्यू कितनी होती है? वो रहनी चाहिए 95 टू 100। ठीक है, कितना रहना चाहिए? 95 टू 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन रहता है नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल एडल्ट का या जो भी है उसका नॉर्मल 95 टू 100 रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज कितनी है? 4 मीन्स एक HB 4 ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ सकता है। इसे हम ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजी में ज़्यादातर इसको डिस्कस किया जाता है और क्वेश्चन भी 2-3 बार इससे बना है, इसलिए मैंने इस लाइन को इसमें डालना चाहा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, पेशेंट कहाँ है? वेंटिलेटर पे है। ICU नर्स ऑब्जर्व द SpO2 ऑफ पेशेंट इज़ 90%। मीन्स ऑक्सीजन जो SpO2 लेवल है पेशेंट का वो 90% है। तो नर्स को क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा या नर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सक्शन द ट्यूब। अच्छा, इन्फॉर्म द डॉक्टर, ये भी हो सकता है, सक्शन भी हो सकता है। मेक ऑक्सीजन फ्लो टू 100%, ऑक्सीजन फ्लो 100% हो, ये भी कर दें। टेक इट नॉर्मल एंड वेट फॉर सम टाइम। देखिए सबसे बड़ी बात, पेशेंट ICU में है, हम 90% पर ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका आ चुका है और वेंटिलेटर का मतलब है कि हमें 100 रखना था, इसीलिए हमने वेंटिलेटर पे उसको रखा है। पेशेंट का सेचुरेशन 90 आ चुका है, तो हम वहाँ वेट करने की सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखिए कि पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो हम 100% कर दें, तो मैंने पहले बताया था कि हम ये सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, हम मिनिमल फ्लो पर ही ऑक्सीजन दे सकते हैं कि, और वो भी हम यदि वेंटिलेटर है तो हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि डॉक्टर ही इसको हैंडल करेगा। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। इन्फॉर्म द डॉक्टर, हाँ ये ठीक है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, लेकिन पेशेंट का सिचुएशन देखिए 90% है, आप इन्फॉर्म करेंगे तब तक हो सकता है कि 5% और गिर गया हो, तो ये भी थोड़ा लेट कर सकते हैं आप इसको। तो सही ऑप्शन आता है सक्शन द ET ट्यूब। क्यों? क्योंकि ET ट्यूब सक्शन करना इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि जो सीक्रेशंस होते हैं वो जाकर के ET ट्यूब में क्लोड हो जम जाते हैं। सपोज ये ET ट्यूब है और ये आपका यहाँ पर एयरवे, ठीक है, यहाँ पर जाके क्लोगिंग हो गया है, जम गया है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन आएगी लेकिन अंदर नहीं जा रही, तो हमें इसका सक्शन करना ज़रूरी बन जाता है। तो इसलिए हमें ET ट्यूब का सक्शन करना चाहिए। ठीक है, और यदि फिर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम रहता है तो हमें फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये मैंने नीचे इसमें लिखा है। तो आगे हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब प्लेसमेंट। मीन्स पल्स ऑक्सीमीटर हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं? तो इसमें देखिए फिंगर है, टोज है, ईयर पिन्ना है, नोज है, इन सब पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, पर लगाते कहाँ हैं उसी का क्वेश्चन बनता है। पता सभी को है, लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आता है वो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका क्वेश्चन आया है एम्स जोधपुर में, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट साइट फॉर प्लेसमेंट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। मीन्स पल्स ऑक्सीमीटर को प्लेस करने का सबसे कॉमनेस्ट साइट क्या है? तो ऑप्शन देखिए आप, ईयर पिन्ना, नोज, टोज एंड फिंगर्स। तो बता दूं मैं आपको कि सबसे कॉमनली हम फिंगर पे ही इसमें यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम टोज पे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे एक्यूरेट जो मिलेगा हमें ईयर पिन्ना पे मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिए, ईयर पिन्ना पे सबसे एक्यूरेट मिलता है। और सबसे कॉमन साइट रहेगी वो है फिंगर्स। फिंगर्स में भी सबसे जो कॉमनेस्ट साइट है फॉर प्रोब प्लेसमेंट दैट इज़ इंडेक्स फिंगर, क्योंकि यह क्या है? कन्वीनियंट साइट है। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन इन्वेजिव मेथड। अगला हम देखते हैं इन्वेजिव मेथड ऑफ असेसमेंट। इन्वेजिव मेथड ऑफ असेसमेंट जिसमें ABG एनालिसिस आता है। मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। ये आपने यदि ICU में किया है काम तो आपने देखा होगा कि पेशेंट का जनरली ABG एनालिसिस करते रहते हैं हर 8 घंटे में, या कोई जैसे पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया है
इंट्यूबेट किया है, उसके बाद भी हम ऑक्सीजन का लेवल उसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसमें, ब्लड में देखने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है, जिसमें ऑब्जर्वेशन है, नॉन इन्वेजिव है, इन्वेजिव है और सभी है। तो फ्रेंड्स मेथड तो सारे के सारे हैं, यदि इसमें केवल आता कि मेथड तो सारे आते हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट मेथड पूछा है तो ये है इन्वेजिव मेथड ही इसका आंसर जाएगा। ये आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, सिंपल सिंपल, बस लैंग्वेज थोड़ी घुमा के डाल देते हैं। अगला हम देखते हैं एबीजी साइट्स, कहाँ कहाँ से एबीजी ली जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रेडियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी है। ये मोस्टली कॉमन साइट है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉमनेस्ट से, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉमनेस्ट साइट क्या रहेगी, वो है रेडियल आर्टरी। ठीक है, हाँ अब अगला आ जाता है हमारे पास एलन्स टेस्ट। एलन्स टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एबीजी करने से पहले हम एलन्स टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टरी जो है उसको चेक करने के लिए क्या आता है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी की पेटेंसी, क्योंकि हो सकता है हम एक आर्टरी को यूज कर रहे हैं और दूसरी में कहीं ब्लॉकेज हो। इसको हमने पंक्चर कर दिया तो यहाँ से भी ब्लड फ्लो रुक गया और इधर से वैसे रुका हुआ था और पेशेंट को नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो हमें उससे बचाने के लिए हम ये करते हैं। इसी प्रकार से सीएबीजी करते हैं तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलन्स टेस्ट कब किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एबीजी वैल्यू क्या रहती है, PO2 80 to 100 mmHg, PCO2 35 to 45 mmHg। पीएच का लेवल इसमें 7.35 से 7.45 रहता है और बाइकार्बोनेट्स का लेवल 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ होती हैं। इसके अलावा हम एबीजी वैल्यूज़ पर एक अलग वीडियो, यदि आप लोगों को चाहिए थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो ज़रूर बनाएंगे आपके रिक्वेस्ट पे। आप इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है। यदि ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इस पर। हाँ, अगला जो टॉपिक आता है वो ऑक्सीजन इनसफिशियंसी की बात करते हैं। ये क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है? इनसफिशियंसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, मीन्स बॉडी में क्या हो गया, ऑक्सीजन कम है, कितना। अब इसको हम किससे देखते हैं, एबीजी से ही देखते हैं। यदि PO2 लेस देन 60 mmHg चला गया है तो उस कंडीशन को हम ऑक्सीजन इनसफिशियंसी कहते हैं। इसमें हमें इमरजेंसी में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत PO2 लेवल बढ़ा दें। यदि पेशेंट, वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि डॉक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, बट द फ्लो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर फ्लो रख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स अगला हम देखते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम, जो अभी काफ़ी चल रहा है और मोस्टली बुक्स से ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट बता दूं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल कंडीशन है और नर्सिंग स्टाफ को मोस्टली इसके बारे में अभी न्यू टर्म आया है, तो इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये बता दो, अभी कोविड चला है, उसी टाइम में मैंने भी उसी टाइम सुना था इसको, तो इस पर भी मैंने काफ़ी स्टडी किया और उसके बाद जो निचोड़ मेरे सामने आया वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, यदि पेशेंट का SpO2 लेवल कम हो जाए और पेशेंट पर हाइपोक्सिया कोई भी सिम्टम नहीं दिखाए। ठीक है, मतलब पेशेंट का SpO2 लेवल कम हो गया है लेकिन हाइपोक्सिया कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा, इवन रेस्टलेस भी नहीं है वो। ठीक है, उसमें कोई एंग्जाइटी नहीं है, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो उसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या नॉर्मल कंडीशन है? नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि डैमेज जो हो रहा है वो तो अंदर चल रहा है, लेकिन पेशेंट को बाहर से कुछ फील इतना दिख नहीं रहा है, मतलब वो सहन कर पा रहा है उस डैमेज को। तो देखिए क्या होता है, रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है, यह ज़्यादातर यंगर एज में देखने को मिलता है। क्या होता है कि जो रिसेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अफेक्टेड हैं उनमें ये होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी तो अच्छी है और जो चेंजेज आ रहे हैं, डैमेज हो रहा है अंदर, वो उनको सहन कर पा रहे हैं। तो ये रिस्क फैक्टर यंगर एज में ही है।
साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट कोई सिम्टम नहीं दिखाता है, ठीक है। केवल लास्ट स्टेज में ही साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी हाई रहती है पेशेंट की, अच्छी रहती है, तो पेशेंट पहले कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता, लेकिन लास्ट स्टेज अब बात कब दिखा रहा है, लास्ट स्टेज बिल्कुल एंड में ही हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसी स्टेज में यदि पेशेंट का हम क्या कर पाते हैं, इतना बचाव नहीं कर पाते हैं, तो यह डेंजरस हो जाता है ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया नाम हैप्पी है, लेकिन ये इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट 81% SpO2 तक सहन कर सकता है। मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल कितना गिर गया, 81%, तब तक वो उसको सहन कर रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि 95 से अबोव रहना चाहिए, लेकिन 81 तक आ गया और उसको भी वो टॉलरेट कर रहा है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। अब बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। एक क्वेश्चन इसी पे मैंने डाला है बना करके, व्हाट विल बी द बेस्ट नर्सिंग एक्शन। लैंग्वेज पढ़ते जाइएगा। व्हाट विल बी द बेस्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन ए नर्स इज डीलिंग विद ए 25-year-old client diagnosed with COVID-19 and SpO2 level is 84%. He is refusing to take medicines of COVID treatment and says he is healthy. Now nurse should, तो देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द बेस्ट नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन सबसे बढ़िया, हमें नर्सिंग एक्शंस तो पता है, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया चुनना है ये चीज़। और कब चुनना है, जब पेशेंट की एज रखिए 25 ईयर, ठीक है। उसको डायग्नोसिस किसके साथ हुआ है, COVID-19 के साथ डायग्नोस हुआ है। तो आपको पता है COVID-19 क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करेगा, और उसकी एज ग्रुप कितनी है, 25। तो आपको थोड़ा सा ध्यान उधर जाना चाहिए कि किधर गया है, कोविड है, हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है, अभी कंडीशन क्लियर नहीं हुई है। SpO2 लेवल इज 84%, तो ये भी क्लियर हो गया कि 81 तक वो टॉलरेट कर रहा है, तो इसकी कंडीशन है 84। अब आगे उसकी बात सुनिए क्या बोल रही है। ही इज़ रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन, उस वो कोविड ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेने से मना कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब समझ ही गए। ही इज़ हेल्दी, ही सेज दैट ही इज़ हेल्दी। वो बोल रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसका कहना भी सही है, क्योंकि हमने हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम पढ़ा है, और वो उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। तो अब देखिए, जो मैंने आईसीयू में, मैं खुद का आईसीयू में काम करता हूँ कोविड में, तो वहाँ जनरली क्या होता है कि पेशेंट यदि खुद को अच्छा फील कर रहा है ना, तो वो ना तो कोई ईसीजी लगा के रखने देता है, ना कोई SpO2 मॉनिटर लगाने रखता है। वो बस ऐसा बोलता है मुझे फ्री छोड़ दो। ज़्यादातर इसी टाइप के होते हैं, और इसी बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आजकल प्रैक्टिकल बेस पे। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्री विद पेशेंट एंड टेल हिम टू टेक रेस्ट। अब नर्स क्या करेगी कि उसे बोल देगी हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो, आप आराम से लेट जाइए, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं करेगी। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। टेल हिम अबाउट SpO2 लेवल, उसे SpO2 लेवल के बारे में बताइए। पर देखिए सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि उसको SpO2 लेवल ऑलरेडी पता है कि मेरा 84 आ रहा है, पर ये बोलता है, पेशेंट का वहाँ पर लैंग्वेज क्या होता है कि ये मशीन ख़राब होगी, आपका मॉनिटर सही नहीं है, मेरे को तो सही फील हो रहा है, क्योंकि वो एक डिनाइल स्टेज रहती है उस टाइम। तो ये भी चीज़ गलत हो गई। आस्क हिम टू टेक मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड, आप उसको फोर्सफुली नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको कि पेशेंट यदि M6 है, मीन्स कॉन्शियस ओरिएंटेड है, तो आप उस पेशेंट को मेडिसिन लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप उसको केवल एडवाइस कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। बट यदि उसने इग्नोर कर दिया तो, या फिर उसने अवॉइड करने के लिए बोला, तो आप उसको फोर्स करके नहीं दे सकते। बस आपको ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे वो ले सकें। तो सबसे लास्ट वाला आता है एक्सप्लेन हिम हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। जी हाँ बिल्कुल, पेशेंट ये सब कंडीशन किस वजह से क्रिएट हुई है, पेशेंट का नॉलेज क्या है, कम है, पेशेंट का नॉलेज कम है। अब उस नॉलेज को ही बढ़ा सकते हैं हम, ताकि वो समझ जाए कि किस वजह से मुझे सिम्टम्स नहीं आ रहे, मैं सही फील हो रहा हूँ। तो वो है एक्सप्लेन हिम हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। उसे बताना है कि भैया तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 84 है, और तुम्हारे अंदर COVID-19 का वायरस है, COVID-19 है। वो जो क्या कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हें हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम है, इस वजह से कोई सिम्टम नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम के बारे में। तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, और पेशेंट को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर जाएगा डी, एक्सप्लेन हिम हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास ज़रूर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक सब शेयर कीजिए,
और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।